हेलो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ये थर्ड लेसन है और इस लेसन में जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है वो थोड़ा सा हाई लेवल का है और ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए बहुत जरूरी होता है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर अ क्यूबिकल बॉक्स। तो इस क्वेश्चन को जो है ना अभी पॉज करके पहले ट्राई करना, उसके बाद मैं जो आगे बता रहा हूँ उस सॉल्यूशन को चेक करना। कंसीडर अ क्यूबिकल बॉक्स with 1 meter side length which has one corner placed at 0, 0, 0 and the opposite corner placed at 1, 1, 1. What is the shortest distance that an ant crawling from the point 0, 0, 0 to the point 1, 1, 1 must travel? इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट यह है कि हमें यह मानना है कि द एंट कैनॉट फ्लाई। तो जैसे कि यहां पर मैंने एक क्यूब को ड्रॉ करके रखा है। This is the 0, 0, 0 point. ठीक है, और ये वाला पॉइंट 1, 1, 1। अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस को देखूं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसे जाना है, मतलब। लेकिन कैच क्या है इसमें, एक द एंट कैन नॉट फ्लाई। तो अगर हम ये मान ले कि यहां से ये फ्लाई करके यहां पर डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर में चला जाएगा तो ये गलत एजम्पशन है। द एंट कैन नॉट फ्लाई। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? तो मिनिमम डिस्टेंस हम ऐसे मान सकते हैं कि पहले ये जो बेस जो सरफेस है उसके डायगोनल के अलोंग इस वाले पॉइंट में पहुंच जाएगा और फिर यहां से सीधा ऐसे चला जाएगा एंड दिस प्लस दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? फर्स्ट फाइंडिंग दिस डिस्टेंस, ऐसे जाके फिर ऐसे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है और ये 90 डिग्री एंगल है तो डायगोनल कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो दिस साइड विल बी √2 and how much is this length? This length is 1 meter. So what is that minimum distance according to this assumption? It is √2 plus 1 meter. √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 मीटर प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 2.414 मीटर। ठीक है, लेकिन पता है ये वाला सॉल्यूशन गलत है। दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इससे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है। तो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो क्यूबिकल जो बॉक्स है ना इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करते हैं मतलब ये वाला सरफेस इसको ऐसे ओपन करके फ्लैट ग्राउंड के साथ सेम लेवल में लेके आते हैं। ये वाला सरफेस इसे भी ओपन करके ग्राउंड के साथ सेम लेवल पे लेके आ जाते हैं और ये वाला सरफेस को भी इसको भी ओपन करते हैं और इस सरफेस को भी ऐसे। तो चारों जो वॉल है वर्टिकल वॉल उसको ओपन करके ग्राउंड के लेवल पे रखते हैं। तो ये डायग्राम फिर ऐसा बनेगा। ठीक है ना, ऐसा बनेगा। तो अब दिस इज द इनिशियल पॉइंट। तो ये पॉइंट इस डायग्राम में कहां पर है, यहां पर है। ये जो बेस ये जो ग्राउंड में पहले से था उसका ये वाला तो पहले से ये वाला सरफेस था इसके कॉर्नर में। सो दिस इज द पॉइंट आई, इनिशियल पॉइंट। एंड फाइनल पॉइंट कहां पर था, यहां पर फाइनल पॉइंट। तो हमने इस वाले वॉल को ओपन करके यहां पर रखा है। तो ये जो फाइनल पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट यहां पर आ गया होगा। सो द मिनिमम लेंथ ये वाला होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 + 1 2 और ये वाला डिस्टेंस कितना है 1। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कितना निकलता है, दिस बिकम्स 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू √5 मीटर। √5 का वैल्यू कितना होता है 2.236 मीटर। तो पहले कितना आया था 2.414 और अब क्या आ रहा है
2.236। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये जो एंट है ये ऐसे पहले यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ मतलब इस वाले सरफेस के बीच में कहीं किसी पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से ये ऐसे मूव करके, तो इसका लेंथ फिर मिनिमम लेंथ होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर वीडियो को फिर से पॉज करना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। गिवन दैट P is a point on a wheel rolling on a horizontal ground. The radius of the wheel is capital R. Initially, if the point P is in contact with the ground, what is the displacement of point P when wheel rolls through half a revolution? तो देखो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम बना के रखा है। क्वेश्चन में जैसे कि दे रखा है P is a point on the circumference of a wheel and it is in contact with the ground initially. तो मैंने डायग्राम में P पॉइंट को यहाँ दिखा रखा है, it is in contact with the ground and as the wheel revolves over the horizontal surface after half rotation, P का पोजीशन क्या होगा? हाफ रोटेशन के बाद P should be at the topmost point। ठीक है, हाफ रोटेशन होता है तो ये हाफ रोटेशन होगा तो P जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और कंप्लीट रोटेशन होने पर फिर से वो ग्राउंड में आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हाफ रोटेशन है तो P का ये पोजीशन हो गया। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ P मतलब इस वाले डिस्टेंस को निकालना है। तो यहाँ से ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। नाउ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये हाफ रिवोल्यूशन का डिस्टेंस है। तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में 2 पाई आर जाता है, तो हाफ रिवोल्यूशन में कितना जाएगा? पाई आर। तो ये पाई आर का डिस्टेंस है और ये वर्टिकल हाइट ये कितना है? दिस विल बी डबल द रेडियस क्योंकि ये डायमीटर है। तो अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब वो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो सिंपल r और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा? पाई स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पाथ y equals to 4x square. The distance and displacement from x equals to 1 to x equals to 2 is nearly, 4 ऑप्शन दे रखे। तो क्वेश्चन को ट्राई करना फिर सॉल्यूशन देखना, आगे हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक न्यू कंसेप्ट है जो हो सकता है अभी आप लोगों को पता ना हो। वो कंसेप्ट क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर आता है। तो मैं अभी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है उसको डिस्कस करता हूं। कि मान लो 2 पॉइंट है ए और बी। ए पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2। ग्राफ हम लोगों ने किया है तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, हमें पता है। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी, ये जो ए बी डिस्प्लेसमेंट है, ये जो स्ट्रेट जो डिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट करना होता है। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। इसको सॉल्व करते हैं, वो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो जैसे कि दे रखा है यहां पर कि x इक्वल्स टू 1 से कहां तक जाना है? x इक्वल्स टू 2 तक जाना है। इन दोनों पॉइंट के बीच में स्ट्रेट सीधा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है? और इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो हम पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब अपने पास x के लिए 2 वैल्यू है, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। तो जब x इक्वल्स टू 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर 1 पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर इंटू 4 मतलब y का वैल्यू 4 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 2 है तो 2 को पुट करो यहाँ, तो 2 2 4 4 4 16, तो y इक्वल्स टू 16। तो इस वाले सेट को हम लिख लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं। तो मतलब ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1, 4। ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है इसको हम
x2 y2 मान सकते हैं, तो दिस विल बी एक्चुअली 2,16 ऐसे लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व ये हो जाएगा 145। नाउ इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 12 क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये 12 ये सही दिख रहा है, बाकी ये सब डिस्प्लेसमेंट गलत है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोग ये पूछ सकते हो कि ये तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो व्हाट इज द डिस्टेंस? तो देखो, डिस्टेंस निकालने के लिए जो मेथड है ना, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स यूज होगा इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ स्टडी। इसके लिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब हमें सीखना पड़ेगा जो 11-12 के अंदर हम सीखेंगे। तो फिर भी मैं सिर्फ तुम्हें दिखाऊं कि वो क्या चीज़ है जिससे निकालते हैं। हम कर तो नहीं पाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोगों ने अभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये जो इक्वेशन जो दिख रहा है ना, y इक्वल्स टू 4x², इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, पैराबोला। तो मान लो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया x1 y1 और एक पॉइंट यहाँ पर आ गया x2 y2। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस तो ये हो गया, इस पॉइंट को इधर से ये सीधा ऐसे ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस निकालना है तो हमें अलोंग दिस कर्व्ड पाथ, अलोंग दिस कर्व पर ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये जो आर्क है, यहां से यहां तक का जो आर्क है, उस आर्क का जो लेंथ है उसको फाइंड करने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला हमें हायर क्लास में सीखने को मिलेगा। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और फिर इसके अंदर 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट dx, इस तरह से इंटीग्रेट करके, और ये भी इंटीग्रेशन जो है इसके अंदर आगे चल के हमें ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना पड़ेगा, तब जाके ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। तो ये सब अभी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर स्टडी, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं यहीं पर, क्योंकि कम से कम इतना तो पता चल गया कि 12 जो है डिस्प्लेसमेंट है और वो बाकी किसी में नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Question number 4. On an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degrees after every 500 meters. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the end of third, sixth and eighth turn. Compare the magnitude of displacement with the total path length covered by the motorist in each case. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज भी जरूरी होगा। तो बेसिक जो कंसेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का वो जरूरी है। तो ट्रिगोनोमेट्री में टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कि साइन थीटा, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। नाउ कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर आता है कोसेक थीटा
साइन का रेसिप्रोकल, मतलब ये जैसे P अपॉन एच हुआ था, इसका रेसिप्रोकल, एच ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो H अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B, और कॉट थीटा B अपॉन P। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ऑन एन ओपन ग्राउंड द मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर ये 500 मीटर ट्रेवल करने के बाद 60 डिग्री एंगल में टर्न ले लिया, फिर यहाँ पहुँचने के बाद 500 मीटर और जाने के बाद फिर से 60 डिग्री एंगल में टर्न ले लिया। तो इस तरह से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन, यहाँ पर देख लेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न, ये जो टर्न है ये मान लो गिवन है, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हर एक टर्न, ये फर्स्ट टर्न हो गया, ये सेकंड टर्न, ये थर्ड टर्न, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड टर्न है, ये थर्ड टर्न है। इसके बाद तो इस तरह से टर्न हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हमें पता होना चाहिए कि ये एक पॉलीगॉन बनाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन, जिसमें साइड है 500 मीटर का, ये भी 500 है, ये भी 500 है, ये भी 500, तो एक रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा। और इसमें जो इंटरनल एंगल है, ईच इंटरनल एंगल ये कितने का है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का इंटरनल एंगल किस में होता है, ये रेगुलर हेक्सागन में होता है। तो हम एक हेक्सागन का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। ये मान लो वो रेगुलर हेक्सागन है, जिस हेक्सागन के अलोंग ये मोटरिस्ट ट्रेवल कर रहा है। तो ये 500, ये भी 500, तो फर्स्ट टर्न ये हो गया, ये सेकंड टर्न है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये हो जाएगा सिक्स्थ टर्न, फिर ये अगेन सेवंथ, और ये हो जाएगा एट्थ। हमें 8 तक लिखना है क्योंकि यहाँ पर 8 टर्न तक पूछा गया। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है एट द एंड ऑफ थर्ड टर्न। तो थर्ड टर्न मतलब ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, यहाँ पहुंचने के बाद डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन क्या है, ये इनिशियल पोजीशन था। तो मतलब ये जो है इसका लेंथ हमें फाइंड करना हो। तो इसका लेंथ कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और इस पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये वाला लेंथ तो हो जाएगा 500, और दिस एंगल, ये एंगल होगा कितना, 60 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल 120 डिग्री का है, उसका आधा। ठीक है, थर्ड अगर हेक्सागन देखें तो ये बीचों बीच डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है ये दोनों, तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। तो 60 डिग्री का अगर एंगल है तो इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग से यहां पर बना लेता हूं। ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 500 मीटर है, दिस इज 500 मीटर, तो ये भी 500 और ये भी 500, तो दिस लेंथ इज 500, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसको मैं x मान लेता हूं, और जितना इधर x होगा उतना ये वाला लेंथ भी उतना ही होगा, है ना। यहां पर x हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, x इज द बेस, और ये 500 ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड क्या है फॉर्मूला, cos थीटा। तो मतलब cos 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें तो बेस फाइंड करना है x, तो x क्या हो जाएगा, h कितना है 500, और cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, सो x इक्वल्स टू 250 मीटर। तो निकल गया, ये 250 मीटर है, ये भी 250 मीटर है, और ये बीच का ये 500, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 250 प्लस 500 प्लस 250, दैट मीन्स 1000 मीटर। तो एट द एंड ऑफ थर्ड टर्न द डिस्प्लेसमेंट इज 1000 मीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट सिक्स्थ, एट द एंड ऑफ सिक्स्थ टर्न। तो ये थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब यहाँ तो यही तो इनिशियल पॉइंट भी था। तो एट द एंड ऑफ सिक्स्थ टर्न इनिशियल पॉइंट और सिक्स्थ टर्न दोनों कोइंसाइड कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0।
6 टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, फर्स्ट थर्ड टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट था 1000, और अब हमें निकालना है 8th टर्न। 8th टर्न मतलब यहाँ पर पहुँच गया, ये 8 टर्न है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका डायग्राम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका डायग्राम कैसा था, ये 500 मीटर था और ये भी 500 मीटर था, और ये एंगल था 120 डिग्री। हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए इस वाले पॉइंट से, तो ये 120 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, 30 30। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इसके ऊपर और इस वाले लेंथ को x मान लूँ, तो ये वाला लेंथ भी x होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x। तो पहले x फाइंड कर लेते हैं। x इस ट्रायंगल से बनेगा, ये 500 है, ये 30 डिग्री एंगल है और ये x है। तो x यहाँ पर क्या है, बेस है, और 500 मीटर क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर cos 30 इक्वल्स टू x अपॉन 500, तो x कितना हो जाएगा, 500 इंटू cos 30, cos 30 का वैल्यू √3/2, सो इट इज 250 √3 मीटर। तो ये 2x कितना हो जाएगा, इसका डबल होगा, सो 2x जो कि डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर 8 टर्न, तो 2x का वैल्यू निकल जाएगा 500 √3 मीटर। सो दिस वाज द आंसर। अब डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में अब ये पूछा है कि कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मोटरिस्ट इन ईच केस। देखो आफ्टर ईच टर्न, तो अपना जो आंसर है, ठीक है, इसको तो नोट कर लो। अब मैं इसको स्लाइड को क्लियर करता हूं। यहां पर आफ्टर थर्ड टर्न डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना था, 1000 मीटर। आफ्टर सिक्स्थ टर्न डिस्प्लेसमेंट वाज 0, एंड आफ्टर 8th टर्न डिस्प्लेसमेंट वाज 500 √3। तो इसके साथ साथ यहां पर डिस्टेंस को भी लिख लेता हूं ताकि हम कंपेयर कर सके। तो डिस्टेंस आफ्टर थर्ड टर्न मतलब 500 प्लस 500 प्लस 500, टोटल लेंथ कितना गया, 1500 मीटर। आफ्टर सिक्स टर्न टोटल डिस्टेंस 6 इंटू 500 कितना हो जाएगा, 3000 मीटर। और आफ्टर 8th टर्न द डिस्प्लेसमेंट विल बी 4000, डिस्टेंस विल बी 4000 मीटर आफ्टर 8th टर्न। तो अब कंपेयर करना है, तो रेशियो अगर निकालना है, तो थर्ड टर्न के बाद रेशियो, कौन सा रेशियो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट को न्यूमरेटर में रखता हूं और टोटल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस इसको डिनोमिनेटर में रखता हूं, तो 1000 अपॉन 1500, तो इट इज 2/3। 6 टर्न के बाद जो रेशियो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस है 3000, तो इट इज 0। एंड आफ्टर 8th टर्न ये रेशियो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो √3/8। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, a particle moves from point A to point B along a circular path in such a way that it produces an angle 60 degree at the center of the circle. If radius of the circular path is 21 meter, find the displacement and distance. तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये सेंटर है O, तो हमें ये जो AB आर्क लेंथ है, दिस आर्क इज द डिस्टेंस, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं A और B पॉइंट को डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट AB क्या होगा, यहां पर ये ट्रायंगल AB और मान लो ये O, तो हमें पता है ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है, और ये R है, ये भी R है,
तो आर और आर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो मतलब इसका जो बेस एंगल है, ये एंगल और ये वाला एंगल, दीज एंगल्स विल बी सेम। तो हम मान लेते हैं ये एंगल कितना है एक्स, ये भी है एक्स। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो हमें मिलता है x इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब ये जो ए बी ओ ये जो ट्रायंगल है इसमें तीनों एंगल कितना है, ईच एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब ए बी जो कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट है, ए बी ओ ए के बराबर है और वे रेडियस है, ओ ए रेडियस है और इट इज इक्वल्स टू 21 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 21 मीटर। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मतलब ये आर्क लेंथ, तो दिस आर्क लेंथ इस टोटल सर्कमफेरेंस का कितना पार्ट है। हम देखते हैं कि ये एंगल 60 है और सेंटर में टोटल एंगल है 360, तो 60/360 मतलब ये 60 डिग्री 1/6 पार्ट है। तो जो जो डिस्टेंस है आर्क लेंथ ये भी 1/6 पार्ट हुआ। तो डिस्टेंस मतलब आर्क लेंथ AB equals to 1/6 of 2 pi r, 1/6 of 2 पाई का वैल्यू है 22/7 और r का वैल्यू है 21। तो अगर मैं सॉल्व करूं ये, तो ये आंसर 22 मीटर आएगा। सो 22 मीटर इज द डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट 20, हमें यहाँ पर पहले डिस्प्लेसमेंट है बाद में डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट पहले है मतलब 21 मीटर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ स्क्विरल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एज शोन इन डायग्राम। इस तरह से मूव कर रहा है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट द एंड ऑफ द जर्नी। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट के लिए मतलब ये सिंपल सीधा स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे, ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट, ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस बी पॉइंट से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं और ए पॉइंट से अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का। तो यहां पर ए बी जो डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमें ये बेस का ये लेंथ पता होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर का लेंथ पता होना चाहिए। ये बेस का लेंथ कितना है 1.5 प्लस 2.5 प्लस 4 मीटर। इन तीनों को ऐड करने पर ये बेस निकल के आता है 8 मीटर। और ये परपेंडिकुलर ये हाइट कितना है 1 + 1, ये 1 है और ये भी 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला 8² प्लस 2², सो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 68। सो √68 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है।